हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022-23 सेशन वाले बच्चों के लिए जारी की गई थी। यानी आज का इस क्लास में हम जो बच्चे 11th क्लास के हैं उनके लिए फिजिक्स का एक मॉडल सेट का क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं, जो मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के द्वारा आप लोग का तैयारी के लिए जारी की गई थी। यानी आप लोग का अगर सिलेबस अभी फ़िलहाल तो चेंज नहीं हुआ है, तब तक 2025 में भी अगर आप लोग का एग्ज़ाम होता है तो उसी पैटर्न पर होगा। पैटर्न आपका वही रहेगा और उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका आने का चांसेस है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 2023-24 सेशन वाले बच्चों के लिए जो 2024 में झारखंड बोर्ड के द्वारा फिजिक्स का जो मॉडल सेट जारी की गई थी उसे हम आप लोग को बता चुके हैं और हम अपने चैनल में उसे अपलोड कर चुके हैं। आप उसका भी देख करके उसको लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास 11th के लिए फिजिक्स का जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जो मॉडल सेट जारी की गई थी उसका क्वेश्चन और आंसर हम बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2022-2023 मॉडल प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न सेट 1 यानी MCQ क्वेश्चंस होगा इसमें। ठीक है, तो ध्यान दोगे। ये आपका क्लास 11th का मॉडल सेट है, सब्जेक्ट है फिजिक्स और पूर्णांक है 40 मार्क्स। तो ध्यान दोगे, इसका सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, MN साहा, जिनका पूरा नाम है मेघनाथ साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें चारों में से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। तो अगर आप लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए कि MKS जो है, ठीक है, जो MKS जो है MKS एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। CGS जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। SI जो है सो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डेसिबल जो है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। यूनिट हो सकता है बट सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है ये, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो पढ़े हैं वो चार प्रकार से पढ़े हैं, MKS, CGS, SI और FPS। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी डी नंबर जो है सो सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है, मतलब इसमें से सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दोगे 3 नंबर में, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट आर, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट आर।
तो ध्यान दोगे इसका जो चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में से फंडामेंटल यूनिट कौन होगा सो बताना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे फर्स्ट में है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है, बी में है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलाम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। सी में है मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। डी में है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड फ्लक्स। तो इसमें इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताना था। तो बी में जो है कूलाम वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ठीक है, इसके बाद सी में न्यूटन जो है वो भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल मतलब एसआई सिस्टम का फंडामेंटल नहीं है। डी में जो है फ्लक्स वो नहीं है, क्योंकि अगर एसआई सिस्टम पढ़े हो तो उसमें बताया गया है जो 7 फंडामेंटल यूनिट जो है उसमें से मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडेला है, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 नंबर का आंसर क्या होगा तो ए नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 4 नंबर में ध्यान दोगे, 4 नंबर में है ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 and half with the speed v2 then its average speed is। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसका एवरेज स्पीड ऐसे तो सी होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताया जाएगा अभी, तो ध्यान दो पहले क्या है सो क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान दो, इसको सॉल्व करके बताया जाएगा। क्वेश्चन है ए व्हीकल यानी एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 से तय करता है तो उसका औसत चाल क्या होगा। तो ध्यान दोगे ये कंप्लीट डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं ए से बी। ठीक है, अब इसका हाफ डिस्टेंस हम यहां सी ले लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं एस और ये डिस्टेंस भी ले लेते हैं एस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2s हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा 2s हो गया। अब यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां का वेलोसिटी है v1 और यहां का वेलोसिटी है मेरा v2। ठीक है, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस हमारा 2s है उसको हाफ s में हम कन्वर्ट कर दिए। s डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से वो कवर कर रहा है और दूसरे s डिस्टेंस को v2 से। तो यहाँ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए, जो कि टोटल डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है। इसके बाद टोटल टाइम हम निकालेंगे, तो टोटल टाइम के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो इस टाइम को हम t1 से रिप्रेजेंट कर दिए और इस टाइम को हम t2 से रिप्रेजेंट कर दिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ जो t1 जो है हमारा वो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब s बाई v1 हो जाएगा। और यहाँ का जो टाइम है हमारा ये s बाई v2 हो जाएगा। ये आ गया, ये जो डिस्टेंस है वो s बाई v1 हो गया और वो आ गया s बाई v2, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब हम टोटल टाइम t निकाल लेते हैं, t1 प्लस t2, तो आ जाएगा s बाई v1 प्लस s बाई v2। ये आ गया, ये आ गया मेरा टोटल टाइम। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस है मेरा 2s। तो हम एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं यानी एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बाय टाइम का। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ध्यान दोगे टोटल डिस्टेंस मेरा 2s है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या है, तो 2s। अब टोटल टाइम है मेरा ये s/v1 प्लस s/v2, s/v1 प्लस s/v2 ये है हमारा। अब हम लोग ध्यान दोगे उसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। नीचे से हम s1 कॉमन ले लेंगे, s और s कॉमन ले लिए यहां से, तो 1/v1 प्लस 1/v2 बच गया। यहां से s और यहां से s कॉमन ले लिए तो 1/v1 प्लस 1/v2 बच गया। अब ये s और s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, नीचे v1 v2 आएगा। इन दोनों में एलसीएम लेंगे v1 v2, यहां पर चला जाएगा v2 और यहां प्लस में आ जाएगा v1। अब ये v1 v2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 v2 बाय नीचे v1 प्लस v2, ये आ जाएगा इसका आंसर। 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2। तो क्या किए इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि एक डिस्टेंस हम ले लिए 2s लेंथ का। इसमें क्या बोला गया था कि आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से और अगले आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालना था। तो आधे को हम s मान लिए, इस आधे को हम s मान लिए। यहां से यहां तक का वेलोसिटी v1 है स्पीड, और यहां से यहां तक का स्पीड v2 है। तो हम क्या किए कि यहां से यहां तक का पहले टाइम जो t1 होगा वो निकाल लिए डिस्टेंस बाय स्पीड से, और यहां से यहां तक का जो टाइम t2 होगा वो निकाल लिए डिस्टेंस बाय स्पीड से। टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिए, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है मेरा 2s, तो हम 2s ले लिए। टोटल टाइम हमारा है ये दोनों, तो उन दोनों को हम पुट कर दिए। अब हम क्या किए, यहाँ से s और यहाँ से s हम कॉमन ले लेते हैं, s से s कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ v2 प्लस v1, क्या आएगा यहाँ पर ध्यान दोगे, v2 प्लस v1 बाय v1 v2। अब ये v1 v2 ऊपर चला गया, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 आ गया। ध्यान दोगे ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड हाफ विथ अ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो इसका एवरेज स्पीड क्या आया था हमारा अभी, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 5 में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along with the direction of motion at a given instant of time। यानी ध्यान दोगे यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो पहला ऑप्शन है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तीसरा है एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद डी है एवरेज स्पीड। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि एवरेज स्पीड हो या स्पीड से डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, दिशा भी पता करना है और उस कितनी गति से आगे बढ़ रहा है वो पता करना है। तो इसके लिए फिर वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो सीधी सी बात स्पीड तो होगा ही नहीं, तो अब हमारे पास बच जाता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जिसमें वेलोसिटी का यूज हुआ है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है सो एक छोटे समय अंतराल के लिए यूज किया जाता है। तो हमें तो हॉल जर्नी यानी हॉल डिस्टेंस के लिए यूज अगर करना हो तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद ध्यान दोगे 6 नंबर में मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कब होता है ये आप प्रोजेक्टाइल में पढ़े होगे, 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाता है आर एम ए एक्स यानी मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसके बाद 7 नंबर में ध्यान दोगे। 7 में क्या है, ए बॉडी ट्रेवल अलोंग ए सर्कुलर circumference along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second। तो इसमें पूछा गया है देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है, यानी ओमेगा का मान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होगे भी इक्वल टू ओमेगा आर, भी इक्वल टू ओमेगा आर पढ़े होगे, और इसमें ओमेगा का मान पूछा गया है। तो ओमेगा का वैल्यू होता है भी बाई आर, तो भी का वैल्यू 6 है और आर का वैल्यू 2 है, तो 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा इसका, 3 रेडियन पर सेकेंड, यानी बी नंबर। डी में है एक्सलेरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक्सलेरेशन जो है सो किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है या तो फिर टेंसर क्वांटिटी है, या तो अगला ऑप्शन है नन ऑफ दी दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सलेरेशन जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, 8 का ए नंबर हो जाएगा। अब 9 में ध्यान दोगे, द स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, इसके बाद फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसके बाद वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में कितने क्वांटिटी को प्रेजेंट किया गया है। तो ध्यान दोगे, इसमें जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो इसमें तो कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ठीक है, सेकेंड में है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें 2 वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसमें भी 2 वेक्टर क्वांटिटी है, यानी देखा जाए तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी हमारा क्या क्या आ गया, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 4 वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बट ध्यान दोगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड। ठीक है, इन द इक्वेशंस, यानी इस इक्वेशन में कितने वेक्टर क्वांटिटी कंटेंट है। तो एक्चुअल में जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो तो हमारा एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो एलएचएस में क्या है फोर्स,
RHS में क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो तो हमारा फोर्स हो गया ना। ये पूरे इक्वेशन तो फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी को। और LHS में भी वेलोसिटी ही, यानी दोनों इक्वेशन मिल जाए तो दो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला इक्वेशन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, और तीसरा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी इसका बी यानी 2 वेक्टर क्वांटिटीज होगा। 10 नंबर में ध्यान दोगे कि टू सैक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। यानी ध्यान दोगे, नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, या नॉन ऑफ दिस का। तो सीधी सी बात बता दें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहता है। तो जब कपड़े को हम अचानक से झटका देते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड का पार्टिकल्स जो है वो कपड़े के साथ रेस्ट में है, और जब कपड़ा को झटका देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स रेस्ट में ही रहना चाहता है, बट कपड़ा जो है सो मोशन में आ जाता है, जिसके चलते कपड़ा स्पीडली नीचे आ जाती है, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना रेस्ट में रहना चाहता है, जिसके चलते अचानक से उससे वो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग किसका यूज करेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे 11 में ध्यान दोगे, वाई वी एक्सपीरियंस रिक्वायल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट, यानी गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े होगे। तो जिस मोमेंटम से गोली आगे बढ़ती है ना, उसी मोमेंटम से हमें पीछे हटना पड़ता है ताकि वहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है सो कंजर्व रहे। तो पीछे हटने का मेन कारण क्या है, तो ध्यान दोगे, दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, बिकॉज द बुलेट हैज़ अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम, या बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम। तो ये बी नंबर होगा, क्योंकि जो गोली जो आगे जाती है, ध्यान दोगे बी में, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, गोली बहुत ही फास्ट गति से आगे बढ़ता है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। गोली का मास छोटा जरूर होता है, मास बहुत ही कम होता है, बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के चलते उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, और उस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए हमें पीछे हटना पड़ता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। ठीक है, अब इसके बाद 12 में, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। तो वेट का क्या होता है, m इंटू जी होता है, वेट का m इंटू जी होता है। m का वैल्यू 2 kg दिया हुआ है, और g का वैल्यू 9.8 होता है। तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 19.6 न्यूटन, यानी क्या आ जाएगा, 12 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में ध्यान दोगे, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज suddenly stopped. This is explained by Newton's first law, second law, third law, या तो फिर by the principle of conservation of momentum। यानी जब बस अचानक से स्टॉप होती है, रुकती है, तो उसमें जो पैसेंजर है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है और कौन सा लॉ के चलते ऐसा होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है इसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के चलते, क्योंकि जब बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर उसमें बैठा है तो वो क्या होता है, बस के साथ वो मोशन में होता है, गति में रहता है, और बस ब्रेक लगाता है तो बस अचानक से रुक जाती है। लेकिन पैसेंजर का जो बॉडी है वो जो गति में है वो गति में ही रहना चाहता है, जिसके चलते बस के रुकने के बाद वो थोड़ा देर और गति करना चाहता है, जिसके चलते वो आगे की ओर झुक जाता है। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के चलते। यानी
13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 14 में ध्यान दोगे, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, यानी कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। किससे हम लोग समझते हैं? तो ध्यान दोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या तो फिर बोथ, तो दोनों से समझा जा सकता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 15 में ध्यान दोगे, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब समतल सतह पर एम मास का एक बॉडी रखा हुआ है। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू दी सरफेस। तो सरफेस के पैरेलल मूव करने के लिए हम लोग एक फोर्स अप्लाइड करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एफ डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू दी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ऐसे तो पढ़े होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है सो उसका वेट के बराबर होता है। वेट मतलब एम इंटू जी, तो जी तो वहाँ कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि वो एम का प्रोपोर्शनल होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एम का प्रोपोर्शनल होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी। अब 16 में ध्यान दोगे, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन। तो कॉलिजन आप लोग दो प्रकार का पढ़े होंगे, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम भी दोनों में कंजर्व होता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पूछा गया है इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, मतलब किसी भी प्रकार का कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो अभी जस्ट बताएं काइनेटिक एनर्जी कहाँ कंजर्व होता है? तो इलास्टिक कॉलिजन में, सभी में तो होता नहीं है। तो यहाँ पूछा गया एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, तो एनी काइंड ऑफ कॉलिजन मतलब किसी भी प्रकार का कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ये बता रहा है। नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है सो हर प्रकार का कॉलिजन में कंजर्व नहीं होता है। तो कंजर्व कौन होता है? तो लीनियर मोमेंटम, यानी 16 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 17 में है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, mgh। तो यहाँ पर जो ब्लैंक छुटा हुआ है वहाँ क्या होगा? जी होगा। जी यानी क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा डी नंबर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 17 का डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 18 में ध्यान दोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो हमारा होता है वर्क डन के बराबर, यानी सी नंबर हो जाएगा, 18 का सी नंबर। 19 में टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ये तो पहले भी यूज हुआ है, यानी फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो टॉर्क बोलते हैं, यानी 19 का बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 20 में है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा हो गया। तो पढ़े होगे आई इंटू अल्फा को हम लोग टॉर्क कहते हैं, यानी 20 का भी हमारा टॉर्क हो जाएगा, दैट इज बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 21, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। 21 का हो जाएगा डी नंबर। 22 का ध्यान दोगे, स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पर डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ द प्लैनेट, तो मास ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मास ऑफ बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी सी नंबर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा।
अब इसके बाद 23 में आओगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर क्या होता है? तो मैक्सिमम एट दी पोल, मैक्सिमम एट दी इक्वेटर, मिनिमम एट दी पोल और इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। तो पता होना चाहिए कि पोल में क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है, यानी 23 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 24 में है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन मास एज। तो मास पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? एस्केप वेलोसिटी जो है सो मास पर किस प्रकार से डिपेंड करता है? तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था ना कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड ही नहीं करता है। और यहाँ पूछ रहा है कि मास पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, मास का पावर 0, मास का पावर 1, मास का पावर 2, मास का पावर 3। तो जब मास पर डिपेंड ही नहीं करता है तो मास का पावर 0 हो जाएगा, यानी m का पावर 0। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। m का पावर 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसके अनुसार फिर m पर वो डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद 25 में देखोगे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन दी बेसिस ऑफ। किस पर काम करता है ये? तो ध्यान दोगे, ये हमारा काम करता है पास्कल लॉ में, यानी 25 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 26 में ध्यान दोगे, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। एक बॉडी जो है सो विस्कस मीडियम में एकदम फ्रीली फॉल कर रहा है, एकदम स्वतंत्र पूर्वक जो है सो गिर रहा है। तो फाइनली मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉल विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फॉल विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कम टू रेस्ट इन द लिक्विड। तो ध्यान रहे, जब किसी लिक्विड में किसी बॉडी को गिराएंगे तो रेस्ट में तो आएगा नहीं, सरफेस में जाने से पहले, तो डी नंबर तो होगा नहीं। अब आ जाता है फॉलिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉलिंग विथ ए डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फॉलिंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ध्यान रहे, कुछ समय तक, बहुत ही कम समय तक उसका वेलोसिटी डिक्रीज तो करेगा, बट फाइनली वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, फॉलिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी 26 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 27 में ध्यान दोगे, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ए नंबर। यानी ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान दोगे, विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, पूछा गया है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो है सो एक्चुअली में वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। 28 में ध्यान दोगे, वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमाइंस अ स्ट्रीम लाइन एंड अबव विच इज बिकम्स टर्बुलेंट। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी ए नंबर हो जाएगा 28 का ए। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जिससे कम रहता है लिक्विड का फ्लो तो स्ट्रीम लाइन होता है, और उससे ज़्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट हो जाता है। ट्वेंटी 29 में है, ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ the radius of the wire is double then its extension will become, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या फोर्थ टाइम हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो इसका सी नंबर हो जाएगा 1/4। अब कैसे होगा इसको फिलहाल अभी हम सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। 30 में ध्यान दोगे, द बेस्ट आइडिया ब्लैक बॉडीज, ब्लैक बॉडी के लिए बेस्ट आइडिया क्या है, लैंप ऑफ
चारकोल हीटेड टू हाई टेम्परेचर, मेटल कोटेड विथ ए ब्लैक डे, या ग्लास सरफेस कोटेड विथ कॉल्टर। उसके बाद हॉलो इन क्लोजर, ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल हॉल। तो क्या है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 31 में ध्यान दोगे, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 R इंटू टी, यानी ए नंबर। थर्टी टू में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर। तो पहला है वर्क, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक सिस्टम की विशेषता नहीं है। वर्क है, वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। तो ऐसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है, वर्क नहीं है, यानी 32 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 33 में ध्यान दोगे, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ। यानी किसका कंसिक्वेंस से पूछा गया है, ठीक है। इज ए स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को बताया गया है कि किसी भी लोअर बॉडी से टेम्परेचर निकल करके, हीट निकल करके हाइयर टेम्परेचर की ओर अपने आप नहीं जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे तो पता होगा, उसमें बताया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो डी नंबर हो जाएगा। अब 34 में ध्यान दोगे, एन इंजन हैज़ एन इफिशियंसी ऑफ 1/6। एक इंजन का इफिशियंसी 1/6 है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफिशियंसी इज डबल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज। अगर इफिशियंसी डबल हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 डिग्री। इसे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, फिलहाल 35 देखोगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, तो क्या है, वाटर फ्रीजेज, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मॉलिकुलर मोशन स्टॉप, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेज। तो क्या होता है, मॉलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब उसका एब्सोल्यूट जीरो रहता है तो उसका जो मोशन है वो स्टॉप हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, यानी सी नंबर हो जाएगा। 36 में है, इन गैसेस ए साउंड वेव इज। गैस में जो है सो साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, या दोनों होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आप लोग अगर पढ़े हो तो पता होगा कि साउंड में जो गैस मूव करता है ना, वो ट्रांसवर्स नहीं होता है, वो क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। 37 में है, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन दी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां दिया हुआ है 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, ठीक है। 2.5 सेकेंड में वो 20 वाइब्रेशन ले रहा है, तो एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन वो लेता है, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन लेगा उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाई टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टाइम यानी 20/2.5। 20 को 2.5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा इसका 8 हो जाएगा, दैट इज डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, तो डी नंबर होगा। अब इसके बाद 38, इफ द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स इन 1 मिनट, देन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी, यानी इसमें वो 1 मिनट में 78 टाइम वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो इसका हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 78 और टाइम है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड, यानी 78/60, 78/60 अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3 हर्ट्ज, यानी सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 39 में देखोगे, 39 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए इसमें से कौन सा नेसेसरी नहीं है? तो ग्रेविटी है, रेस्टोरिंग फोर्स है, इनर्शिया है, मटेरियल मीडियम है। तो इसमें ए नंबर हो जाएगा, इसमें ग्रेविटी आवश्यक नहीं होती है एसएचएम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद 40 में ध्यान दोगे, द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करने वाले पार्टिकल का जो रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यस, तो एसएचएम में तो वहाँ बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेस्टोरिंग फोर्स, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या पूछा गया था? मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, u² sin 2θ/g होता है, ये होता है रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। u² sin 2θ/g ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये मैक्सिमम कब होता है? तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू अगर हम 45 ले लेंगे, तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 45 लेंगे तो ध्यान दोगे साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा? 2 × 45 का 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया? तो इसका वैल्यू आ गया u²/g। ये मैक्सिमम आ गया, और ये कब होता है? तो 45 डिग्री में होता है। तो ये कहाँ पर था? तो ये था हमारा ए में, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं। यानी इसका 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया आंसर? तो ए नंबर हो गया। अब इसके बाद 7 एक क्वेश्चन था। 7 में क्या बताया गया है क्वेश्चन में? ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग इन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, यानी 2 मीटर रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जो है सो एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है विथ ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइंड क्या करना है? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, फॉर्मूला पता होगा v = ω/r, आप लोग प्रूव किए होंगे। तो जब v = ω/r हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा = v/r हो जाएगा। v का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? तो 3। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया था? रेडियन पर सेकेंड। ये कहाँ पर था इसका आंसर? आंसर इसका बी नंबर था। 7 का क्या था? तो बी नंबर था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? ध्यान दोगे, 12 में है मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg। मास कितना है? तो 2 kg मास है, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है? वेट पूछा गया है, वेट। तो वेट का अगर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, W = m/g होता है, ठीक है। तो मास मेरा 2 दिया हुआ है, g का वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 19.6 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ए नंबर में है। इसके बाद ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या था? एन इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6। एक इंजन का जो इफिशियंसी है वो 1/6 है, ठीक है। इफिशियंसी पढ़े होगे, 1/6 ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस।
सिंक का जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है, इट्स इफिशियंसी इज डबल, तो इसका इफिशियंसी जो है सो डबल हो जाता है। तो पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट T2 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है, और T1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर लेट कर लेते हैं। तो पता होना चाहिए कि इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में जो इफिशियंसी है वो हमारा दिया हुआ है 1/6, बाद का इफिशियंसी, ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर में कुछ नहीं करना है, बाद का इफिशियंसी हम ले लेते हैं ईटा डैश, ठीक है। और T2 जो हमारा सिंक का जो टेम्परेचर है, तो सिंक का जो टेम्परेचर है बाद में क्या हो जा रहा है, यहाँ दिया गया है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस उसको हम लोग रिड्यूस्ड कर दिए, तो T2 माइनस 62 हो जाएगा इसमें, और डिवाइड में रह जाएगा हमारा T1, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो ध्यान दोगे, नया इफिशियंसी इसका हम ले लेते हैं एन ईटा डैश, और टेम्परेचर T2 में कितना का डिक्रीज हो रहा है, तो 62 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो केल्विन में कन्वर्ट करके हम लोग को बनाना रहता है, बट एक चीज हमेशा याद रखोगे, चेंज इन केल्विन रीडिंग और चेंज इन डिग्री रीडिंग दोनों सेम होता है। अगर यहाँ पर डिग्री में 62 डिग्री का चेंज किया जा रहा है, तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही का चेंज होगा, चेंज में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा T2/T1, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो 62/T1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पहले वाला इफिशियंसी ईटा है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ था, तो 1/6 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 1/6, यानी इसका वैल्यू मेरा 1/6 है, ठीक है। और अब का जो इफिशियंसी है वो डबल हो जाता है, यानी इसका वैल्यू डबल हो जाएगा, किससे, 1/6 से। तो जब वो 1/6 से डबल हो जाएगा, तो ध्यान दोगे 1/6 का डबल क्या हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आया है 1/6। अब ये जो 1/6 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू यहां पर इसका 1/6 आ जाएगा। इसको ध्यान दोगे, हम इधर सॉल्व करते हैं, यानी 1/6 इक्वल टू 62/T1 आ जाएगा। अब इस T1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा केल्विन में आ गया। अब इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें माइनस करेंगे 273, तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दोगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एन हीट इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6, एक हीट इंजन है जिसका इफिशियंसी 1/6 था, तो इफिशियंसी इसका था 1/6, ठीक है। हम T2 लेट कर लिए हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 लेट कर लिए हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और इफिशियंसी का ये फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब इस ईटा का मान 1/6 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू हमारा 1/6 हो गया, ठीक है। अब नया इफिशियंसी के लिए हम ईटा डैश मान लिए, 1 ले लिए, और टेम्परेचर सिंक का डिक्रीज हो रहा है कितना, तो 62, तो इसमें 62 हम माइनस कर दिए। अब इस T1 को इसमें डिवाइड कर दिए और 1 माइनस T2/T1 अलग कर दिए, और ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस करके 62/T1 अलग से लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, चूंकि इफिशियंसी जो बाद वाला है वो डबल हो जा रहा है, तो इसका जो वैल्यू है वो ईटा डैश का क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, तो 2/6, 1/6 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6, और इसका वैल्यू यहाँ से देखोगे 1/6 यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको इधर हम माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा, 1/6, यहाँ 1/6 हम लिख दिए, ठीक है, और ये वैल्यू को हम पुट कर दिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 का मान निकाल लिए, 372 केल्विन आया है, बट ऑप्शन हमारा डिग्री सेल्सियस में था, तो डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस किए, तो इसका आंसर आ गया हमारा 99, जो कि आंसर कहाँ पर है इसका, तो डी नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दोगे, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन, यानी एक वेव है जो 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है इन 2.5 सेकेंड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है 20 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है कितने समय में, 2.5 सेकेंड में, यानी टाइम दिया हुआ है हमारा 2.5 सेकेंड। तो यहाँ फाइंड क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम, यानी n/t हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में वो जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेता है उसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम हो जाएगा, यानी 20/2.5, यानी 200, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 200/25 आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसे तो आ जाएगा 8 हर्ट्ज। इसके बाद 38 में है, विच ऑफ दी इफ दी पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 टाइम्स, तो 78 टाइम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब n इक्वल टू दिया हुआ है 78। ठीक है, इन 1 मिनट, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, क्या दिया हुआ है, तो 60 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा n/t का, तो 78/60 अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, 1.3 हर्ज आ जाएगा इसका। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो ये था हमारा आज का क्लास में झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 सेशन में 2023 में तो 11th क्लास फिजिक्स के लिए जारी की गई मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आज का क्लास ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हो या आपके सर्कल में जो भी हो उसका लाभ उठा सके। ठीक है, और इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। ठीक है, और अगर इस चैनल में आप बने रहने चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।